आजादी के वक्त सबसे बड़ा सवाल क्या था? यही कि आखिर भारतीय है कौन। ये एक ऐसी पहेली थी जिसने हमारे संविधान बनाने वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती रखी। तो चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं और समझते हैं संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 की पूरी कहानी। जरा सोच कर देखिए, 1947 का वो दौर, एक तरफ आजादी का जश्न था तो दूसरी तरफ बंटवारे का एक गहरा जख्म। और इसी उथल-पुथल के बीच हमारे संविधान निर्माताओं के सामने एक पहाड़ जैसा सवाल था। इस नए देश का नागरिक कौन होगा? यह सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं था, नहीं, ये तो भारत की पहचान का सवाल था। और बंटवारे की वजह से यह सवाल और भी ज्यादा पेचीदा हो गया था। लाखों लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़कर सरहद के इस पार से उस पार जा रहे थे। ऐसे में नागरिकता की एक साफ सुथरी परिभाषा बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये एक बहुत बड़ी कानूनी और उससे भी ज्यादा एक भावनात्मक उलझन थी। तो फिर इस इतनी बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए पहला कदम क्या उठाया गया? देखिए, शुरुआत की गई उन लोगों से जो उस वक्त भारत की सरजमी पर ही रह रहे थे। उनके लिए एक बहुत सीधा और साफ आधार बनाया गया। और इस पूरे आधार की जो नींव थी वो एक शब्द पर टिकी थी, अधिवास, जिसे अंग्रेजी में डोमिसाइल कहते हैं। अब देखिए, इसका मतलब सिर्फ भारत में रहना नहीं था, नहीं, इसका मतलब था भारत को ही अपना स्थायी घर मानने का एक पक्का इरादा। और हां, ये इरादा किसी एक राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लिए होना जरूरी था। तो अनुच्छेद 5 ने, आप कह सकते हैं, एक सीधा सादा फॉर्मूला सामने रखा। पहली और सबसे जरूरी शर्त, भारत में अधिवास होना चाहिए। और इसके साथ 3 में से कोई भी एक शर्त पूरी करनी थी। या तो जन्म भारत में हुआ हो, या फिर माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहे हों। और ये नियम कितना जरूरी था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसने एक ही झटके में भारत में रह रही करोड़ों की आबादी को नागरिकता का एक मजबूत आधार दे दिया। यही वो बुनियाद थी जिस पर नागरिकता की आगे की पूरी इमारत खड़ी की जानी थी। लेकिन कहानी का सबसे पेचीदा, सबसे मुश्किल हिस्सा तो अब आना था। उन लाखों लोगों का क्या जो बंटवारे की वजह से सरहदों को पार कर रहे थे। उनके लिए संविधान को कुछ अलग और बहुत खास नियम बनाने पड़े। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये 3 तारीखें बहुत जरूरी हैं, इन्हें ध्यान में रखना होगा। पहली 1 मार्च 1947, वो तारीख जिसके बाद पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता पर सवाल उठा। दूसरी 19 जुलाई 1948, जिसने पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नियम तय किए। और आखिर में 26 जनवरी 1950, जब ये सारे नियम कानून की शक्ल में लागू हो गए। तो यहाँ संविधान ने 2 बिल्कुल अलग अलग नियम बनाए जो एक दूसरे से एकदम उलट थे। एक तरफ था अनुच्छेद 6, जो पाकिस्तान से भारत आए लोगों को कुछ शर्तों के साथ नागरिकता का हक दे रहा था। और दूसरी तरफ था अनुच्छेद 7, जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता खत्म कर रहा था। अब अनुच्छेद 6 की बात करें तो वो सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं था, नहीं, वो उस वक्त की एक बहुत बड़ी मानवीय जरूरत थी। ये उन लाखों लोगों को एक कानूनी पहचान देने का तरीका था जिन्होंने बंटवारे में अपना सब कुछ खोकर भारत को ही अपना घर माना था। और वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 7 के पीछे की सोच भी एकदम साफ थी। ये माना गया कि जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया, उसने एक तरह से अपनी मर्जी से भारतीय नागरिकता पर अपना दावा छोड़ दिया। हाँ, एक गुंजाइश जरूर थी कि अगर कोई खास परमिट पर वापस लौटे तो मामला अलग हो सकता था। तो ये तो हुई भारत और पाकिस्तान के बीच आने जाने वालों की बात। लेकिन उन लोगों का क्या जो उस वक्त दुनिया के किसी और ही कोने में थे, लेकिन जिनकी जड़ें हिंदुस्तान से जुड़ी थी? उनके लिए था अनुच्छेद 8, और इसने एक बहुत ही सीधा सा रास्ता दिया। अगर कोई व्यक्ति या उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, तो वो जिस भी देश में हैं, वहां के भारतीय दूतावास में जाकर खुद को एक नागरिक के तौर पर रजिस्टर करवा सकते थे। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। अभी हाल ही में 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद को लेकर एक बात बिल्कुल साफ कर दी। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 8 का मकसद सिर्फ उन्हीं लोगों को नागरिकता देना था जो संविधान लागू होने के समय पहले से ही विदेश में रह रहे थे। ये उन लोगों के लिए नहीं था जो बाद में विदेश में पैदा हुए। यानी ये एक तरह का वन टाइम प्रोविजन था। अब आते हैं एक ऐसे सिद्धांत पर जो भारतीय नागरिकता का एक मूल स्तंभ है, और वो सिद्धांत है एक देश एक नागरिकता।
और इसी सिद्धांत को कानूनी जामा पहनाता है अनुच्छेद 9। इसका संदेश एकदम साफ है। भारत में दोहरी नागरिकता यानी ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं चलेगी। अगर किसी ने अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले ली तो उसी वक्त उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, संविधान ने उस वक्त की जरूरतें तो पूरी कर दी, लेकिन भविष्य का क्या? नागरिकता को लेकर आगे के नियम कौन बनाएगा? चलिए अब इस कहानी के सबसे अहम मोड़ को समझते हैं। अनुच्छेद 10 पहले तो एक तरह का भरोसा देता है। ये कहता है कि जिसे भी इन नियमों के तहत नागरिकता मिली वो बनी रहेगी। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, ये नागरिकता हमेशा संसद के बनाए कानूनों के दायरे में रहेगी। इसका मतलब ये कि संसद चाहे तो भविष्य में कानून बनाकर इन नियमों को बदल सकती है। और अगर इसके बाद भी कोई शक शुबहा बचा हो तो उसे अनुच्छेद 11 पूरी तरह से खत्म कर देता है। ये संसद को नागरिकता पर, आप कह सकते हैं, अल्टीमेट पावर देता है। नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे खत्म होगी, हर चीज पर आखिरी फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद का है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत दूर की सोची। उन्होंने उस वक्त की जो सबसे बड़ी चुनौतियां थी उनसे निपटने के लिए एक फ्रेमवर्क बना दिया। लेकिन नागरिकता पर एक पूरा लंबा चलने वाला कानून बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने भविष्य की संसद को सौंप दी। और हां, इसी शक्ति का इस्तेमाल करके 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया गया था। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं। इन शुरुआती अनुच्छेदों ने 4 बड़े काम किए। पहला, 1950 में कौन भारतीय है वाली गुत्थी को सुलझाया। दूसरा, बंटवारे से पैदा हुई मुश्किलों के लिए खास नियम बनाए। तीसरा, दोहरी नागरिकता के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। और चौथा, सबसे जरूरी, नागरिकता पर कानून बनाने की चाबी संसद के हाथों में दे दी। और ये सारी बातें हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। संविधान के ये शुरुआती नियम जो 75 साल से भी ज्यादा पहले लिखे गए थे, आखिर आज भी इतने अहम क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि आज नागरिकता पर जो भी बहस या चर्चा होती है उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इन्हीं अनुच्छेदों में हैं। ये वो नींव है जिसे समझे बिना हम आज की इमारत को कभी नहीं समझ सकते।